आज के वीडियो में हम न्यू फैसिलिटी स्टार्टअप और उसके वैलिडेशन के रिलेटेड बात करेंगे। ये वीडियो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में बना रहा हूँ कि जिससे सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर हो सके, आपको अच्छे से समझ में आए और चाहिए तो आप उसके नोट्स ले सको। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आप मेरा वीडियो आप पूरा देखना। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे क्या है कि जब हम सबसे पहली बार अपना बिजनेस केस हम फ्रीज कर देते हैं कि हमको एक्चुअली करना क्या है। जब हम बिजनेस केस एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसका ऑल पॉसिबल टेक्निकल सॉल्यूशन जब हम डिटरमाइन कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट फेज क्या आता है कि डिजाइन इन अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हमको एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करना रहता है, विच इज ऑफन समराइज इन अ conceptual design report. So once a business case is established and possible technical solutions are determined, the next phase of design result in a concept, often summarized in a conceptual design report. व्हाट डज इट इंक्लूड? उसमें साइट सर्विस एंड साइट मास्टर प्लान। मतलब आपका साइट मास्टर प्लान क्या रहेगा, आप कौन सी साइट आपने सर्विस किसी कौन सी साइट आपने फाइनल की है। फिर उसका सॉइल सैंपल आएगा। सॉइल सैंपल इसलिए जरूरी है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आप साइट बनाने वाले हो तो उसका सॉइल, वहाँ का जो लैंड है वो उतना वेट, उतना स्ट्रक्चरल वेट, उतना बिल्डिंग का वेट झेल पाएगी, वो वहाँ पे सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए बराबर है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने थोड़ा ही डिग किया और उसमें से पानी आ गया, या वो सॉइल स्लिपरी है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो वो रिलेटेड सॉइल सैंपल्स करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो आप पूरा प्रोसेस कैसे कंट्रोल करोगे प्रोजेक्ट का, उसका एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनता है। फिर है प्रोजेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। मीन्स का आपका जो प्रोजेक्ट का जो यूआरएस है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो यूआरएस है, उसका एक डिटेल्ड यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चाहिए। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या टेक्निकल मैनुअल हो सकता है, जो पूरा प्रोजेक्ट का यूजर रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है। फिर है कॉन्सेप्चुअल लेआउट्स। कॉन्सेप्चुअल लेआउट मतलब आप इनिशियली एज ए कॉन्सेप्ट आप सब लेआउट बनाते हो, आपका फैसिलिटी का लेआउट बनाते हो। फिर उसमें कॉन्सेप्चुअल इक्विपमेंट अरेंजमेंट ड्राइंग, मतलब आप कॉन्सेप्चुअली आपके इक्विपमेंट कैसे अरेंज होने वाले हैं, वो एक आप ड्राइंग्स डिजाइन करते हो। फिर है कॉन्सेप्चुअल मेजर इक्विपमेंट लिस्ट। मतलब जब आप अभी आप डिजाइन फेज पे हो, आप कॉन्सेप्चुअल हो, तो आप एक एक मोटा मोटा आप इक्विपमेंट लिस्ट बनाते हो कि मेरे कितने मेजर इक्विपमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 5 फिलिंग लाइन है, तो कौन सी लाइंस होगी। वायर लाइन होगी, पीएफएस लाइन होगी, बैग लाइन होगी, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के लिए लाइन होगी, वो एक। और उसमें कितने ऑटोक्लेव रहेंगे, कितने वॉशर्स रहेंगे। ये जो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें अभी आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, बट एक इन जनरल एक कॉन्सेप्चुअल मेजर इक्विपमेंट लिस्ट आपका डिजाइन होगा। फिर है प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स। उसमें पीपल्स मूवमेंट, मटेरियल्स मूवमेंट, प्रोडक्ट मूवमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक आपका एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम आएगा। फिर है कि यूटिलिटी फ्लो डायग्राम। यूटिलिटी फ्लो डायग्राम मतलब आपका जो यूटिलिटीज है, प्यूरिफाइड वाटर है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, प्योर स्टीम है, तो उसका फ्लो कैसे रहने वाला है, उसका एक डायग्राम आएगा। हीट एंड मटेरियल बैलेंसेस, मतलब आपका एयर कंडीशनिंग चाहिए, आपको हीटिंग वेंटिलेशन चाहिए, तो आपका हीट लोड कितना रहेगा, आपका मटेरियल लोड कितना रहेगा, वो बेसिस पे आप एक हीट एंड मटेरियल बैलेंसेस डिजाइन करते हो। फिर इनिशियल प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, मतलब आप कौन से मटेरियल्स हैंडल करने वाले हो। उसमें डेंजरस सब्सटेंस है, कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, कुछ ऐसे है कि जो हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक मटेरियल है, नार्कोटिक है। तो ये जो इनिशियल जो आपका प्रोसेस रहेगा, उसका हैजार्ड एनालिसिस इसमें आएगा। फिर एरिया क्लासिफिकेशन एंड प्रेशराइजेशन स्कीम। तो आपका इन जनरल एरिया क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा, आपका ग्रेड डी एरिया कितना रहेगा, कितना ग्रेड सी एरिया रहेगा, ग्रेड बी एरिया कितना रहेगा, और उसके रिलेटेड प्रेशराइजेशन स्कीम क्या रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है, आपका डिफरेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जाता है, तो आपका इन जनरल फैसिलिटी पे प्रेशराइजेशन स्कीम क्या रहेगा, वो आएगा।
फिर है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आपका एचवैक कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके कितने नंबर ऑफ एयर, आपके कितने नंबर ऑफ एरियाज है, कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रूम्स है, उसमें क्या लेवल का आपको सेग्रीगेशन चाहिए, कितने चेंज रूम्स है, कितने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, तो उस रेफरेंस से आप कितने नंबर ऑफ एएचयूज आपको चाहिए, वो एक आप एक डिजाइन कॉन्सेप्ट। उसका फिर डक्टिंग लेआउट, हर रूम में एयर चेंजेस कितने चाहिए तो उसके रेफरेंस से उसमें टर्मिनल हेपा फिल्टर कितने चाहिए, कितने रिटर्न राइजर चाहिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट, उसमें ये कवर होता है। फिर एक कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी मतलब आपका मटेरियल का क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, आप कैसे कंटामिनेशन को कंट्रोल करने वाले वाले हो। उसमें इन जनरल आता है कि आपका क्लीनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, आपका गाउनिंग डी गाउनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, आपका मटेरियल मूवमेंट का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, कि जैसे मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो वो सब चीजें हो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी में आएगी। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल यूटिलिटीज एंड सपोर्ट सिस्टम्स, को आपको कितनी कितनी क्रिटिकल यूटिलिटीज आपको लगने वाली है और उसके लिए क्या आपको सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वाटरफॉल इंजेक्शन जनरेट करना है तो आपको उसके लिए हीटिंग मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए आपको बॉयलर चाहिए। तो और जैसे जहां पे आपको कूलिंग करना है तो आपको चिलर चाहिए। तो जो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तो क्रिटिकल यूटिलिटीज है जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन, प्यूरिफाइड वाटर, प्योर स्टीम, नाइट्रोजन, कॉम्प्रेस एयर, ये क्रिटिकल यूटिलिटीज है, और उसके रिलेटेड कितने आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन डॉक्यूमेंट आएगा। और है वैलिडेशन स्ट्रेटेजी, तो आपका पूरा वैलिडेशन कैसे रहेगा, वो आपका वैलिडेशन स्ट्रेटेजी में आएगा। फॉर एग्जांपल आप इनिशियली आप एक वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाओगे, उसके अंदर सबसे पहला क्या करोगे, जैसे फैसिलिटी क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर एचवैक क्वालिफिकेशन करेंगे, हर इक्विपमेंट, हर क्रिटिकल इक्विपमेंट का वैलिडेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, एफएटी, एसएटी, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू, ये जो चीजें हैं वो आप वैलिडेशन स्ट्रेटेजी में आप कवर करोगे। फिर मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी, मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी मतलब आपके जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, पूरा प्लांट मेंटेनेंस है, वो कैसे हैंडल करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इन जनरल एक मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। फिर है डिजाइन सेफ्टी फिलोसॉफी डॉक्यूमेंट, मीन्स का आपका डिजाइन सेफ्टी मतलब आपका जो आपने प्रोसेस लेआउट डिजाइन किया है उसमें सेफ्टी रिलेटेड मतलब कितने नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट चाहिए, लोकल लॉस क्या है, गवर्नमेंट के लॉस क्या है, उसको फॉलो करते हुए आपका इमरजेंसी एग्जिट प्लान, फायर सेफ्टी प्लान, ये जो रहेगा वो आपका डिजाइन सेफ्टी फिलोसॉफी डॉक्यूमेंट में आएगा। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिव्यू, मीन्स कि अगर आप कुछ हार्मफुल केमिकल्स जनरेट करने वाले हो, हार्मफुल वेस्ट जनरेट करने वाले हो, जैसे आप बॉयलर चला रहे हो तो उसके लिए कुछ आप ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हो कि जिससे हार्मफुल स्मोक जनरेट हो रही, तो उसका डिस्पोजेबल का क्या है। तो आप जो फैसिलिटी डिजाइन करने वाले हो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसके रिलेटेड आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिव्यू आएगा। फिर है मैकेनिकल इक्विपमेंट रूम कॉन्सेप्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स आपने इक्विपमेंट डिजाइन किया है लेकिन वो आपका इक्विपमेंट हर रूम में कैसे बैठेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, कि जिससे वो इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में आसानी रहे, मटेरियल मूवमेंट और मैन मूवमेंट के लिए जगह सफिशिएंट बनी रहे, उसके लिए आपका मैकेनिकल इक्विपमेंट कॉन्सेप्चुअल डिजाइन आएगा। फिर मटेरियल हैंडलिंग स्ट्रेटजी, मतलब मटेरियल कैसे रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद उसका इंस्पेक्शन कहाँ पे होगा, उसको हम सबसे पहले जब अंडर टेस्टिंग है तो कहाँ स्टोर करने वाले, रिलीज के बाद कहाँ स्टोर करने वाले, फिर इश्यू होने के बाद वो स्पेसिफिक यूजर डिपार्टमेंट तक कैसे जाएगा, वहां से कैसे उसका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, ये तो पूरा मटेरियल हैंडलिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन होता है। फिर है गाउनिंग रिक्वायरमेंट्स, तो आपका गाउनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी गाउन, जैसे आप घर से फैक्ट्री पहुंचते हो तो कौन सा आपको चेंज ओवर कर कौन सा गारमेंट पहनना है, फिर आप क्लासिफाइड एरियाज में जाते हो तो वो कौन सा गारमेंट पहनोगे, स्टराइल होगा, नॉन स्टराइल होगा, क्या सीक्वेंस होगा, वो सब आपका गाउनिंग रिक्वायरमेंट में कवर होगा। फिर होता है कॉन्सेप्चुअल जीएमपी डिजाइन रिव्यू रिपोर्ट, ये
मतलब ये क्या है कि आपका फैसिलिटी डिजाइन आपने किया है ओवरऑल, तो जीएमपी पर्सपेक्टिव से वो डिजाइन फिजिबल है कि नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पर्पज से। फॉर एग्जांपल मैन मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, फैसिलिटी इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, सफिशिएंट आपको एयर चेंजेस मिलने चाहिए, आपका एचवैक डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको एरिया क्लासिफिकेशन डिजाइन के उतना एरिया क्लासिफिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रेफरेंस से आपका पूरा एक जीएमपी डिजाइन रिव्यू होगा। फिर कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट शेड्यूल लेवल वन, तो लेवल वन मतलब कि आपका अभी जस्ट एक ओवरव्यू है, एक एकदम वेरी लार्ज स्केल पे आपने बनाया है, उसमें माइक्रो डिटेलिंग नहीं है, उसमें हर चीज के छोटी छोटी चीजों को जो ध्यान रखना है जो नेक्स्ट लेवल पे आता है वो नहीं है, जस्ट ये कि आपने एक मेजर इन जनरल डिजाइन कॉन्सेप्ट बनाया है, तो इट्स अ लेवल वन। फिर कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट, तो कॉस्ट एस्टिमेट मतलब आपको कितना ओवरऑल कॉस्ट आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आपने लैंड एक्वायर किया तो लैंड का कॉस्ट कितना है, फिर फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन करने का कितना कॉस्ट आएगा, आप जो जो इक्विपमेंट सोच रहे हो सब इक्विपमेंट का इन जनरल ओवरऑल कॉस्ट कितना रहेगा, एचवीएसी सिस्टम का कॉस्ट कितना रहेगा, सभी यूटिलिटीज प्रोक्योर करने का कॉस्ट कितना रहेगा, फिर ये जब आप चालू करेंगे तो उसका कितना इन टोटल आपको इलेक्ट्रिकल लोड आएगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, गैस यूज करते तो कितना गैस आपका कंज्यूम होने वाला है, दूसरे बॉयलर के लिए यूटिलिटीज यूज कर रहे तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा। तो ऐसा एक एक इन जनरल एक प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट आएगा, इसमें बहुत सारे अप्रूवल है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, उसका फीस कितना रहेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्टिंग कितना रहेगा, मैन पावर का कॉस्ट कितना रहेगा, मतलब पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करने में कितना कॉस्ट जाएगा, वो प्रोजेक्ट को अप एंड रनिंग करने में और फिर कंटिन्यूस रनिंग करने में कितना कॉस्ट जाएगा, उसका एक कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट आएगा। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ डिजाइन। तो द बेसिस ऑफ डिजाइन इज समटाइम्स कॉल्ड बेसिक डिजाइन, प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग और डिजाइन डेवलपमेंट। This phase develops the concept into more detailed drawings and documents that becomes the basis for the construction drawing and specification needed to actually build the facility. तो हमने प्रीवियसली बात किया कॉन्सेप्ट डिजाइन पे, एक बार जब हमारा कॉन्सेप्ट फ्रीज हो गया फिर हम एक डिटेल में जा रहे हैं कि हमारा एक्चुअल ड्राइंग्स कैसे रहने वाले, एक्चुअल फैसिलिटी कैसा दिखने वाला है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन नीडेड टू एक्चुअली बिल्ड द फैसिलिटी। अब हम डिटेल में जाएंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, जनरल अरेंजमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, जनरल अरेंजमेंट फॉर द रूम्स एंड एरियाज एंड फैसिलिटीज, जनरल अरेंजमेंट फॉर द एएचयूज, डक्ट लेआउट्स, एवरीथिंग विल कम इन अ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। देन प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन स्पेसिफिक ड्राइंग्स, फिर आएगा एरिया क्लासिफिकेशन ड्राइंग, तो आपका एरिया क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है, उसका ड्राइंग, जैसे उसमें आप अलग अलग कलर से दिखाओगे कि आपका ग्रेड बी फॉर एग्जांपल ब्लू है, ग्रेड सी आपका फॉर एग्जांपल ग्रीन है, ग्रेड डी फॉर एग्जांपल आपका ऑरेंज है, तो उस हिसाब से आपका एरिया क्लासिफिकेशन ड्राइंग आएगा कि जिससे आपको देख के पता चलेगा कि हमारा ग्रेड बी रूम्स कौन सा है, ग्रेड सी रूम्स कौन सा है, ग्रेड डी रूम्स कौन सा है, तो वो आपका एरिया क्लासिफिकेशन ड्राइंग है। फिर है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्राइंग्स, पीएनआईडीज, तो आपका जो जो भी यूटिलिटीज है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, प्यूरिफाइड वाटर है, प्योर स्टीम है, एयर है, नाइट्रोजन है, तो उसका जो पीएनआईडीज है वो सब पीएनआईडीज फ्रीज होगा कि जिससे आपको इन टोटल एक पता चलेगा कि आपका यूटिलिटीज कैसे स्प्रेड होने वाला है थ्रू आउट द फैसिलिटी। फिर यूटिलिटी स्कीमेटिक्स, उसमें आपका प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, प्योर स्टीम, कंप्रेसर, नाइट्रोजन, वो कहाँ पे आप रखने वाले हो, उसका इन टोटल अरेंजमेंट कैसा रहेगा, वो जो स्कीमेटिक्स है वो आपका यूटिलिटी स्कीमेटिक्स में आएगा। फिर एचवीएस स्कीमेटिक्स, मतलब आपका एएचयूज, उसका प्लेसमेंट, डक्टिंग लेआउट, हैपा टर्मिनल हैपा फिल्टर का लेआउट, रिटर्न राइजर्स, वो जो सब आएगा दैट विल बी कवर्ड इनटू एचवीएस स्कीमेटिक्स। फिर है इक्विपमेंट लिस्ट, हाउ मेनी टोटल इक्विपमेंट, नाउ दिस विल बी ए ग्रैन्युलर लेवल, आप एक डिटेल में एक असेसमेंट करके आपका डिटेल्ड इक्विपमेंट लिस्ट आएगा। फिर है मोटर लोड लिस्ट, मतलब आप जितने भी आपके मोटर्स है
फॉर एग्जांपल वाटर सर्कुलेशन के लिए, फॉर एग्जांपल चिलर यूनिट के लिए, जो जितना भी आपका इन टोटल मोटर लोड है उसका एक लिस्ट रहेगा, जिसके बेसिस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन स्कीमेटिक्स, मतलब आपका पूरा इलेक्ट्रिकल डायग्राम, मतलब केबलिंग कैसा रहेगा, केबल ट्रेस कैसे रन करने वाले, आपको कितना वोल्टेज चाहिए, कौन से रूम में कौन से इक्विपमेंट के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, आपका मेन पैनल से कितना वोल्टेज आएगा, फिर वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द फैसिलिटी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइंस और स्कीमेटिक्स में कवर होगा। फिर है लाइन लिस्ट, आपके टोटल कितने लाइंस रहने वाले हैं। फिर है टाइम इन लिस्ट, मतलब पाइपिंग कनेक्शन लिस्ट, तो आपके कितने कनेक्शंस होने वाले हैं आपकी फैसिलिटी में, पाइपिंग जो आप रन करोगे यूटिलिटीज के, तो कितने कनेक्शंस उसमें आने वाले हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स। इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स मींस आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगने वाले हैं फैसिलिटी में, इक्विपमेंट के अंदर, तो सभी इंस्ट्रूमेंट का एक इंडेक्स आएगा। फिर रूम यूआरएस और रूम कार्ड्स मींस हर रूम का आपका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ व्यू पैनल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर द पॉन्स, नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, फायर अलार्म, सप्लाई एंड रिटर्न हेपा फिल्टर डिटेल्स, वो सब आपका एक, फिर उसमें कौन सा फर्नीचर लगने वाला है, वो सब चीजें जो आपका रूम यूआरएस में आएगी। फिर है ऑटोमेशन फिलोसॉफी एंड कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चरल डायग्राम। तो बिल्डिंग ऑटोमेशन फैसिलिटी कैसा रहने वाला है, मतलब आपका इक्विपमेंट ऑटोमेशन आएगा, आपका इंटरलॉक्स आएगा, आपका एंट्री एग्जिट इंटरलॉक्स, फिर जो मशीन्स है यूटिलिटीज है उसमें कोई कैसा आप ऑटोमेशन रखने वाले हो, तो एक अपना ऑटोमेशन फिलोसफी रहेगा। और कंट्रोल सिस्टम, जैसे यूटिलिटीज कैसे कंट्रोल होने वाली है, आप सब एक सिस्टम पे लाके कंट्रोल करने वाले हो, अलग अलग सिस्टम रहने वाला है, ये चीज को कैसे कंट्रोल करने वाले हो, वो सब जो रहेगा आपका, वो आपका ऑटोमेशन फिलोसॉफी में आएगा। फिर है बिल्डिंग ऑटोमेशन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, आप पूरा बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप पूरा जो आपका बिल्डिंग मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, आरएच, ह्यूमिडिटी, डिफरेंशियल प्रेशर, वो आप कैसे थ्रू एचवीएसी यूनिट आप उसको मेंटेन करने वाले हो, कैसे उसको आप ऑटोमेट करने वाले हो, वो आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में आएगा। कंटिन्यू करते हैं, फिर बीएमएस आर्किटेक्चरल डायग्राम, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चरल डायग्राम है, मतलब आपके एएचयूज के लोकेशंस, फिर उसमें कितना सीएफएम रहने वाला है, कितना एयर चेंजेस रहने वाला है, कैसे आप उसको कंट्रोल करने वाले हो, कैसे आप पूरा एयर बैलेंसिंग मेंटेन रहेगा, वो अपने आप होगा कि आप मैन्युअली उसको मेंटेन करने वाले हो, अपने आप ही कुछ अगर प्लस माइनस होता है तो सिस्टम अपने आप उसको टेक केयर करने वाला है, या फिर जस्ट एक अलार्म जनरेट होगा और उसके बेसिस पे ऑपरेटर उसको मैन्युअली सेट करेगा, वो सब आएगा बीएमएस आर्किटेक्चरल डायग्राम में। फिर प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, जैसे आगे मैंने बात किया था कि आपका जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस, उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, उसका प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, क्या क्या रिस्क है, सेफ्टी रिस्क एनालिसिस, मतलब आपका कितना कितना सेफ्टी रिस्क है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेफ्टी के रिलेटेड बात करेंगे तो आपका बिल्डिंग डिजाइन कैसा है कि जिससे ह्यूमन सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल हैंडलिंग का कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि जिससे हार्मफुल केमिकल्स हैंडल करते टाइम पे, या जहाँ पे हम कर रहे थे वहां पे जैसे फ्यूम हुड्स है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स है, या जैसे कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मटेरियल है तो वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में ही हम उसको हैंडल करने वाले, तो वो आपका सेफ्टी रिस्क एनालिसिस में आएगा। फिर कौन से रेगुलेशन है, लोकल रेगुलेशन है, एफडीए रेगुलेशन, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, कौन से लोकल कोड्स एप्लीकेबल है, वो आपको इवेल्युएट करना है फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्री और रिस्पेक्टिव स्टेट्स लॉ। कंस्ट्रक्टेबिलिटी रिव्यू, मतलब आपका फैसिलिटी का कंस्ट्रक्टेबिलिटी रिव्यू, मतलब हम उसको कंस्ट्रक्ट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डिजाइन सेफ्टी प्लान, मतलब वो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सेफ है कि नहीं है। फिर मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी, आप कैसे पूरा फैसिलिटी मेंटेन करने वाले। प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी, दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट मिसलेनियस आइटम प्रोक्योरमेंट, मेजर यूटिलिटीज कैसे कहाँ से कौन से लेने वाले हो उसका प्रोक्योरमेंट, और
उसके सपोर्ट के लिए, सब कंस्ट्रक्शन के सपोर्ट के लिए और क्या क्या चीजें लगने वाली है, या आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको रेंट पे लेने पड़ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लिफ्ट है, फोक लिफ्ट है, मटेरियल मूवमेंट के लिए कुछ आपको टेम्पररी चाहिए तो वो, फिर टेम्पररी ऑफिस आपको चाहिए, तो जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें ये सब डिटेल्स आएंगे आपको, कॉस्ट कौन से रॉ मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लगने वाले, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, तो वो आपका प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी में आएगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस, कॉस्ट एंड शेड्यूल मींस दिस रिस्क इज बेसिकली रिलेटेड टू द, नॉट जीएमपी रिस्क बट बेसिकली रिस्क रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी, कॉस्टिंग एंड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, आप अपना परचेसिंग बहुत डिले करते तो हो सकता है कि आपको हायर कॉस्ट देना पड़े, और एक साथ बहुत सारी चीज परचेज कर ली तो उसका स्टोरेज का इश्यू आएगा। तो कॉस्ट एंड मटेरियल, प्रोक्योरमेंट शेड्यूल, एनवायरमेंटल रिव्यू, आगे भी मैंने बोला था कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी एंड रनिंग ऑफ द फैसिलिटी। देन डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड फाइंडिंग फाइलिंग इंडेक्स, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हो पहले से आपको, वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा आपको चाहिए सप्लायर से, उसका लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए, और सप्लायर को आपको सर्कुलेट करना है और आंसर करना है कि सभी डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं। फाइलिंग इंडेक्स मतलब हमको गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या क्या फाइल करना पड़ेगा, इनिशियल डिजाइन लेआउट, डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉर अप्रूवल, यूटिलिटीज अप्रूवल, एनवायरमेंटल अप्रूवल, सेफ्टी डिपार्टमेंट से अप्रूवल। तो जो आपको जो जो भी गवर्नमेंट एजेंसी से आपको अप्रूवल्स लेने हैं, उसका एक फाइलिंग इंडेक्स। फिर जीएमपी डिजाइन रिव्यू, मीन्स का आपका डिजाइन जो आप कर रहे हो वो इन टर्म्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वो कितना कंपेटिबल है, कितना बराबर है, वो थ्रू आइदर थ्रू कंसल्टेंट, आप एफडीए से भी प्री रिव्यू करवा सकते हो, कंसल्टेंट से रिव्यू करवा सकते हो, साइट पे एक्सपीरियंस पर्सन को रिक्रूट करके उनसे रिव्यू करवा सकते हो। जीएमपी डिजाइन करने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसीज होती है, उनसे आप पूरा डिजाइन भी करवा सकते हो, तो ये आएगा आपका जीएमपी डिजाइन रिव्यू। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट और एंड कंट्रोल द बजट, तो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा और उसका आपको बजट कंट्रोल करना पड़ेगा, इन द सेंस कि फॉर ईच परचेज there has to be some controls, like you have to take the pricing from the two or three suppliers determined based on the technical specification, competitive price, and you can also negotiate, आप negotiate भी कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप कॉस्ट एस्टिमेट पहले डिजाइन करके फिर आप ईच एंड एवरी स्टेप पे आप बजट को कंट्रोल कर सकते हो। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल लेवल टू, लेवल वन एक इन जनरल रहता है, लेवल टू में एक डिटेल्ड प्लान आएगा कि आपका फैसिलिटी का फॉर एग्जांपल बेस कब क्रिएट होगा, फिर आप उस पे पार्टीशंस कब डालोगे, उसके बाद आप एचवीएसी कब इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद आप रूम्स कब क्रिएट करोगे, डक्टिंग का वर्क कब चालू करोगे, यूटिलिटीज कब चालू करोगे, वो एक आपका जाता है मोटा मोटा प्रोजेक्ट शेड्यूल में। फिर है सिस्टम लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट, सिस्टम लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स हर हर सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है दूसरे सिस्टम पे, वो इम्पैक्ट असेसमेंट रहेगा। ईच एंड एवरी सिस्टम, यूटिलिटीज, एचवीएसी, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो एक इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा। फिर कमीशनिंग एंड क्वालिफिकेशन प्लान, मतलब हम स्टेज वाइज कैसे कमीशन करेंगे हर चीज को और उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको फैसिलिटी अप एंड रनिंग करने के लिए एचवीएसी सिस्टम चाहिए, वाटर सिस्टम चाहिए, एयर चाहिए, तो ये प्राइमरी है। फिर उसके बाद आपका इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन आता है, और उसके बाद आपका उसका फाइनली आपका सबका पीक्यू आता है। तो कमीशनिंग एंड क्वालिफिकेशन प्लान विल गो इन दैट मैनर कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए और स्टेज वाइज आप उसको करते जाते हो। फिर है वैलिडेशन प्लान, वैलिडेशन प्लान में इनके फाइनल पीक्यू आप उसको कैसे करने वाले हो, मतलब आईक्यू ओक्यू, एफएटी से लेके एफएटी, एसएटी, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू कैसे करने वाले हो, दैट विल कम अंडर वैलिडेशन प्लान। सो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे कि ये मेरा वीडियो यहाँ तक हमने यहाँ तक ये समझा कि डिजाइन कॉन्सेप्ट, फिर उसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग प्लान, एंड फाइनली वैलिडेशन प्लान,
ये हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डिटेल डिजाइन और उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बात करेंगे। हर सेपरेट सेपरेट यूटिलिटीज के क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मेरा चैनल फार्मावैन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, और इसी सीरीज में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरा चैनल देखते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।